से पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया प्रशांत जी। राजीव जी, मैं ये जो बहुत नाटकीय दोपहर में हुआ अब से एक दो घंटे पहले, और मैं उस पर आता हूँ, लेकिन उसके पहले शरद पवार जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्होंने जो कहा है कि कल उन्होंने पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई है। अपडेट वहाँ से ये आ रहा है। दूसरा अपडेट ये है कि वो ये कह रहे हैं कि कई लोग पार्टी को अपना पार्टी बता रहे हैं, और मैंने ऐसी तोड़फोड़ कई बार अपने पॉलिटिकल जीवन में देखी है। तो शरद पवार जो कि एनसीपी के अध्यक्ष हैं, अभी भी चेयरमैन हैं, तो उनकी बात और उनका कि अगले कुछ दिनों में सच्चाई सामने आ जाएगी। तो देखते हैं पवार साहब आगे क्या कहते हैं और सच्चाई क्या सामने आती है। लेकिन इस वक्त तो जब हम आपके साथ हैं तो एनसीपी के 2 फाड़ हो चुके हैं। एनसीपी में वर्टिकल स्प्लिट है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। उनके 9 विधायकों ने शपथ ले ली है। लगभग 40 का दावा है उनका। अभी सामने कोई लिस्ट ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसकी संवैधानिकता और कानूनी दांव पेच तो अभी राजीव जी बहुत एकेडमिक हो जाएगा बात करना जी। लेकिन अभी सीधा जो पॉलिटिकल मामला है वो ये है। और एक सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि पवार के करीबी शरद पवार ने जिनको मंत्री बनाया केंद्र में यूपीए सरकार में, नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया, वो प्रफुल्ल पटेल भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दिए हैं अजीत पवार के साथ। और अभी अजीत पवार और सुप्रिया सुले और उनको नई जिम्मेदारियां दी गई थी। ये बात बिल्कुल तय है कि पवार साहब अपने भतीजे अजीत पवार से बहुत खुश नहीं थे। जी, ये साफ दिखाई दे रहा है कि क्या है, ये माना जाए। जी, पवार साहब का राजीव जी अगर आप करियर देखिए तो पवार साहब ने खुद भी बहुत भूचाल खड़े किए हैं। और जिस रात CWC की मीटिंग में वो कांग्रेस छोड़कर निकले थे, यानी चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी को, उस रात मैं उनके घर भी गया था रात में। और वहाँ से देखिए तब कांग्रेस में एक बड़ा भूचाल खड़ा हुआ था और एनसीपी बनी। अब वही भूचाल उनको अपने पॉलिटिकल करियर के अंतिम दिनों में देखने को मिल रहा है, जो उन्हीं के घर से, यानी बगावत सिर्फ पार्टी से नहीं हुई है, पार्टी में भी तो हुई है, उनके घर में भी बगावत हुई है। और जो मैं कह रहा था कि पवार साहब अजीत पवार से बहुत खुश नहीं थे तब से, जब वो सुबह 5 बजे शपथ लेने चले गए थे। इसीलिए अभी देखिए कि पिछले ही सप्ताह उन्होंने पार्टी में नई जिम्मेदारियां दी हैं। तो सुप्रिया सुले को उन्होंने बनाया कार्यकारी अध्यक्ष, प्रफुल्ल पटेल को भी बनाया था कार्यकारी अध्यक्ष। अजीत पवार को कोई नई जिम्मेदारी नहीं दी थी। वो लीडर अपोजिशन थे और वो वही रहे। तो जो एनसीपी के नेता थे विधानसभा में, तो ये एक तो उनसे नाराज़गी तो रही है, खिंचाव एक रहा है। अब देखना ये कि देखिए इस वक्त महाराष्ट्र में 2 शिवसेना है और 2 एनसीपी हैं जी। और एनसीपी का जो वो है घड़ी चुनाव चिन्ह, उसको भी ये क्लेम कर रहे हैं। तो देखते हैं कि घड़ी की कौन सी मिनट वाली सुई किसके पास जाती है और घंटे वाली सुई किसके पास जाती है, घड़ी कैसे 2 टुकड़ों में बटेगी। तो अभी चुनाव आयोग तक ये मामला जाएगा। इनके 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा में, 4 राज्यसभा में, 1 राज्यसभा के तो इनको दिख रहे हैं यहाँ पे। उसके कानूनी पहलू क्या हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अभी विधानसभा में तो उनकी पार्टी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब ये पार्टी ज़मीन पे भी बटी है क्या, कार्यकर्ताओं में भी बटी है क्या, ये अगले कुछ दिनों में साफ होगा। लेकिन ये बात तय है कि अब 2 शिवसेना है, 2 एनसीपी है महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में महाराष्ट्र की जनता को ये देखना होगा कि इसको कैसे, इस केओस को ऑर्डर में कैसे लाए। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता ले आएगी। एक इमीडिएट जो महाराष्ट्र की जनता में, या हमको इसका ये जो भूचाल महाराष्ट्र की जनता में, महाराष्ट्र की राजनीति में आ रहा है, इसका इमीडिएट अभी हमको अक्टूबर तक देखने को मिल जाएगा जब बीएमसी के चुनाव होंगे। बीएमसी के चुनाव में कौन क्या करता है ये हो जाएगा। दूसरी बात कि देखिए राजीव जी, मोदी साहब अभी भोपाल में थे और उन्होंने ये कहा कि किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे।
तो वो उनका मतलब शायद यही रहा होगा कि सारे भ्रष्टाचारियों को हम ले लेंगे अंदर। तो इसमें तमाम सारे जो लोग हैं जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाइयाँ हैं, मुशर्रफ जो हैं उनके ऊपर भी 100 करोड़ का मामला है, अजीत पवार के पास ऊपर खुद मामले हैं, कई ऐसे जो शपथ लिए हैं आज वो ईडी के रडार में हैं, रडार साइंटिस्ट के ईडी में। तो ये एक मामला है। लेकिन मोदी साहब की जो राजनीति है राजीव जी, वो कल का नहीं देखते कि कल इसके रिपरकशंस क्या होंगे, जनता नाराज़ होगी कि नहीं होगी, या ये नैतिक है या अनैतिक है। वो आज की हेडलाइन पर यकीन करने वाले व्यक्ति हैं। तो आज उन्होंने हेडलाइन बना दी और जो कांग्रेस की तेलंगाना में एक रोड शो और पब्लिक मीटिंग हो रही है उसको फ़िलहाल हेडलाइन के बाहर करने में कामयाब हो गए। तो आज की हेडलाइन तो उन्होंने बना ली। जी बिल्कुल, आज की हेडलाइन बना ली है। आपको अभी भी, और इस जो आज कांड हुआ है, कांड ही कहा जाए इसको, तो ये जो तूफान या कांड महाराष्ट्र में आया है, इससे विपक्षी एकता और मजबूत हो गई। क्योंकि अभी पवार साहब के पास मल्लिकार्जुन खड़गे का, ममता बनर्जी का, संजय राउत को हम लोग सुन चुके, इन सब के फ़ोन उनके पास चले गए। तो और पवार साहब निश्चित तौर पर एक राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा रोल निभाने जा रहे हैं। उन्हीं का बयान आया है, बेंगलोर में मीटिंग होगी और मुझे लगता है कि बेंगलोर में ही होगी। जब अगर पवार साहब का बयान आया तो वो स्थिति जो महाविकास अघाड़ी कांग्रेस के साथ टाई अप, जो विपक्षी एकता की मुहिम चल रही है, उसमें इसमें कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है, बल्कि वो और इमोशनली और मजबूत हो जाएगी इस तोड़फोड़ की कार्रवाई से। दूसरा कि जो राउत साहब, संजय राउत बात कह रहे हैं वो बड़ी दिलचस्प बात है। मेरे भी दिमाग में यही बात आ रही थी कि ये जो एकनाथ शिंदे साहब हैं, अब वो उनके पीछे जो 2 इंजन हैं, अगर इसको कहा जाए 3 इंजन की सरकार है, तो वो इंजन इतने बड़े हैं कि कभी भी उनको धक्का देके पटरी से उतार सकते हैं। अजीत पवार भी और देवेंद्र फडणवीस भी। और अब ये देखना होगा कि कब ये काम होता है। मतलब इस आज के साथ उसकी भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि इस पूरे योजना में एकनाथ शिंदे की बहुत कोई सहमति रही होगी। कहने का मतलब ये है प्रशांत जी कि फिल्म में अभी ट्विस्ट बाकी है। जी, ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि संजय राउत जिसका इशारा कर रहे हैं वो लॉजिकल है कि आप देखिए कि इन 3 वहाँ पे 2 उप मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री, और जो मुख्यमंत्री है उसका राजनीतिक कद दोनों उप मुख्यमंत्रियों से नीचे है, कम है। तो वो कब तक पटरी में रह पाएगा और पीछे वाले इंजन कब उसको पटरी से उतार दें, आप केवल समय का इंतज़ार कर सकते हैं। और जैसा सुप्रीम कोर्ट में अगर फैसला आता है, और ये बात बहुत दिनों से 2-3 महीने से राजनीतिक हलकों में चल रही है कि एकनाथ शिंदे बीजेपी में काफ़ी साइडलाइन हो गए। अभी आपको याद होगा कि वो एक विज्ञापन उन्होंने छाप दिया था, उस विज्ञापन में भी काफ़ी विवाद हुआ, और विवाद के बाद देवेंद्र फडणवीस का विज्ञापन अगले दिन छापना पड़ा इनको। तो अंदर इनकी भी केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं चल रही है। तो मेरे ख्याल से ये जो एक सर्वे करवाया गया है कि चैनल के द्वारा, उस चैनल के सर्वे में ये आया कि एकनाथ शिंदे सबसे लोकप्रिय नेता हैं महाराष्ट्र में, और उसके बाद फिर विज्ञापन भी आ गया उसके बाद। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा आज जो हुआ है, इसकी व्यू रचना उसी विज्ञापन से शुरू हो चुकी होगी कि एकनाथ शिंदे साहब के बगल में एक और बड़ी लकीर खींची जाए। तो अब ये बड़ा दिलचस्प होगा महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को ऑब्ज़र्व करना। और जैसा मैंने पहले कहा कि देखिए, पवार साहब का एक इमोशनल अपील है। हो सकता है आज दिखाई दे कि कार्यकर्ता बहुत सारे अजीत पवार के साथ हो, एमएलए चले जाएं सत्ता के लालच में, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से डर के, लेकिन इमोशनल अपील अभी भी पवार साहब के साथ है। प्लस जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, जहां उनका वोट बैंक का आधार है,
उस वोट बैंक पॉलिटिक्स में पवार साहब की ही पकड़ है वहाँ पे अभी। तो ये जब चुनाव के वक्त इसका दिखाई देगा असली रिजल्ट, कि महाराष्ट्र की जनता ये तय करेगी कि दोनों शिवसेना में असली शिवसेना कौन है और दो एनसीपी में असली एनसीपी कौन है। ये चुनाव में अब तय होगा महाराष्ट्र के। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत कुछ तय होगा, जिसमें